गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको राजमुकुट की वास्तविक शक्तियाँ बताई थी, जो कि राजा की सैद्धांतिक शक्तियाँ हैं। बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर शासन शक्ति दोहरी है। नाम मात्र की शासन शक्ति राजा के हाथ में है और वास्तविक शक्तियाँ वहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों शासन प्रणाली का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। तो ब्रिटेन में चाहे राजा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आज भी उस पद को समाप्त नहीं किया गया है। क्या कारण रहे, क्या स्थिति है वहाँ के राजा की, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, अतः ये नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये राज्य का प्रमुख है, शासन का नहीं है। तो पूर्व में भी मैंने आपको बताया है कि वहाँ राजा का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि वंशानुगत आधार पर, उत्तराधिकार के नियम के आधार पर राजपद वहाँ पर आज भी कायम है, राजा का चयन होता है। तो पहले बच्चों वहाँ राजा की शक्तियाँ ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वहाँ पर लोकतंत्र का विकास हुआ और पार्लियामेंट का उदय हुआ, राजा की शक्तियों में कमी आती चली गई। सम्राट को जो हम देखते हैं तो ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं उसके लिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और वो जब तक बने रहता है जब तक कि उसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त होता है। जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है व्यवस्थापिका में, तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये वहाँ पे अभी भी दिखाई देता है। तीसरा, शासन की शक्तियों का प्रयोग, क्योंकि शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री है, तो कौन से विभाग हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री ही करता है। राजा की उसमें औपचारिक स्वीकृति आवश्यक होती है या राजा औपचारिक स्वीकृति देता है। कौन सा विभाग किस मंत्रियों को दिया जाएगा, कहाँ कौन से कार्य हो रहे हैं, जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शासन का प्रमुख वहाँ पे प्रधानमंत्री है, वो ही सारी शासन की नीतियों की क्रियान्विति करता है। इसमें राजा की कोई भी भागीदारी नहीं होती, उसकी एक स्वीकृति वहाँ पर औपचारिक आवश्यक होती है। फोर्थ है, सम्राट के लिए फाइनर एक राइटर है, उसने ये कहा है कि सम्राट एक विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। फिफ्थ, हम ये देखते हैं ट्यूडर काल। तो बच्चों, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन का जो संविधान का विकास हुआ वो लगभग संवैधानिक विकास कई चरणों में चला और ट्यूडर काल एक ऐसा आया था जिसमें कि कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे राजा की शक्तियों में कमी आ गई थी। तो ट्यूडर काल में राजतंत्र की स्थापना हुई थी और उस समय महारानी जो एलिजाबेथ थी, इन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत प्रभावी बनाया था और इन्होंने जो शक्तियाँ थी वो शासक के रूप में इसका प्रयोग किया, क्योंकि ट्यूडर काल में राजा जनहित में कार्य कर रहा था, जनता के हितों को ध्यान में रख रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये ट्यूडर काल में जो अन्य शासक आए वो निरंकुश होते चले गए। फिर पुनः 1660 में वहाँ राजतंत्र, 1649 में वहाँ गणतंत्रीय शासन आया, गणतंत्र की स्थापना हुई और ये शासन 1660 तक रहा। 1660 में पुनः वहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई। तो इस तरीके से मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ये ब्रिटेन का संविधान एक विकास में संविधान है। 1400 वर्षों तक इसका विकास हुआ और यहाँ कभी राजतंत्र और कभी गणतंत्र, कभी लोकतंत्र, ये तीनों शासन व्यवस्थाएं हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो धीरे धीरे जो शक्तियाँ थी वो कम होती चली गई और 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसके माध्यम से सम्राट पद की शक्तियाँ सदैव के लिए कम हो गई। सम्राट पर संसद की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई।
कैबिनेट की शक्ति बढ़ती चली गई और इसका कारण ये रहा कि हॉनोवर काल के जो राजा थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, उनको आंग्ल भाषा नहीं आती थी, उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, तो वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो कामकाज करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक सुचारू रूप से चले, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और तभी से प्रधानमंत्री पद की शुरुआत वहाँ पर हुई। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पद वहाँ पे संविधान के आधार पर निर्मित नहीं हुआ, बल्कि सब विकास का परिणाम है। सर रॉबर्ट बालपोल प्रथम प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के, जिन्होंने इस मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लिया और वहाँ पर उसमें हिस्सा लिया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री पद का प्रारंभ हो गया। जॉर्ज तृतीय आए। जॉर्ज तृतीय ने शासक की शक्तियों को बढ़ाना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। रानी विक्टोरिया तक राजपद जो है बहुत ही मर्यादित कर दिया और राजा की शक्तियाँ बहुत ही सीमित कर दी। वर्तमान में जब हम देखते हैं तो आज सम्राट वहाँ पे औपचारिक प्रधान है और वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। तो ये आज हमने चर्चा करी कि सम्राट की वास्तव में ब्रिटेन में स्थिति क्या है, वो वास्तविक शक्तियों का कौन सी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है और उसकी शक्तियों का प्रयोग कहाँ तक जनता के ऊपर वो शासन निर्माण, नीति निर्माण, इसका प्रयोग करे, इस संदर्भ में हमने चर्चा करी है। और ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन का राजा चाहे शक्तिहीन है या उसे स्वर्णिम शून्य कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो आज वहाँ बना हुआ है। उसका कारण यही है कि ब्रिटेन की जनता बहुत रूढ़िवादी है, वो अपनी परंपराओं में बहुत विश्वास रखती है, वो किसी भी पुरानी संस्था को समाप्त नहीं करना चाहती, उसमें क्रमिक परिवर्तन को वो स्वीकार कर सकती है, लेकिन समाप्ति की चाह उसको नहीं रहती है। तो इसीलिए आज भी राजपद वहाँ की गरिमा और सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। अगली कक्षा में हम राजा के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे कि आज राजपद के औचित्य के वहाँ क्या कारण रहे, राजा स्वर्णिम शून्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो जो आपको आज बताया गया है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप तैयार करें।